नमस्कार जी, मैं शैलेंद्र शुक्ला फरीदाबाद से। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक ड्राइंग कंपटीशन चल रही है इसी उपलक्ष्य में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55 से ज़्यादा बच्चे हैं। एक बार मैं थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है घुमा देता हूँ। ये पार्क जो है पूरा बच्चों से भरा पड़ा हुआ है भाई साहब, जहाँ की बच्चे जो है इसी ड्राइंग कंपटीशन के लिए आए हुए हैं और सभी इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अब हम ड्राइंग कंपटीशन शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जब तक कहेंगे हम लोग बच्चे तब तक ड्राइंग करेंगे, उसके बाद में इसका समापन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम ड्राइंग कंपटीशन शुरू करवा दें। जी बिल्कुल परमिशन है आपकी शैलेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने व्यवस्था की और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे आज भारत की बात सुनाता हूं कि इस विशेष कार्यक्रम विश्व जनसंख्या दिवस पर आज हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी बात है। आप इसको शुरू करवाइए और हम कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। ठीक 1 घंटे बाद फिर वापस आपके पास आएंगे और इन बच्चों में से जो प्रथम द्वितीय तृतीय होंगे और उन सबका उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी, धन्यवाद, सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाद में देखेंगे सर। नमस्कार। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई रविवार, भारत की बात सुनाता हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अपनी टीम कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी, सत्यप्रकाश भारद्वाज जी, दिनेश बरेजा जी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो हमारा विषय था वो यही था, एक लाइव पेंटिंग कंपटीशन विश्व जनसंख्या दिवस पर, जिसमें आपने देखा कि बहुत से बच्चे, लगभग 30-40 बच्चे वहां पर पार्क में इस विषय पर पेंटिंग बना रहे हैं और हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। ठीक 1 घंटे बाद जब उन बच्चों की पेंटिंग्स तैयार होंगी तो वापस हम फिर उसी ग्राउंड में फिर आपको लेके चलेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने सत्य प्रकाश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं। मैं सत्य प्रकाश भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी गीत प्रस्तुत करें। भारद्वाज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी टीम के सदस्यों को नमस्ते। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। पिछले रविवार को मैं नहीं मिल पाया था पिछले कार्यक्रम में, क्योंकि मेरी माताजी का देहांत हो गया था। इसके कारण से मैं इसमें उपस्थित नहीं हो पाया था, उसको मैंने काफ़ी मिस किया है। तो एक कविता आज ही मैंने तैयार की है इसी विषय पर, जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर। आपके सम्मुख में वह कविता रखता हूँ। वतन से प्यार अगर तुमको, जनसंख्या नियंत्रण भी कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको, जनसंख्या नियंत्रण भी कर लो। प्रगति प्रसन्नता और सभी सुख हेतु आज तुम प्रण कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको, जनसंख्या नियंत्रण भी कर लो। प्रगति प्रसन्नता और सभी सुख हेतु आज तुम प्रण कर लो। नहीं मानी यदि बात हमारी, निश्चय ही पछताना होगा। नहीं मानी यदि बात हमारी, निश्चय ही पछताना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून अभी लाना ही होगा। नहीं मानी यदि बात हमारी, निश्चय ही पछताना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून अभी लाना ही होगा। भारत के भविष्य निर्माण का आधार आज तुम रख लो। वतन से प्यार अगर तुमको, जनसंख्या नियंत्रण भी कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको, जनसंख्या नियंत्रण भी कर लो। भू संसाधन नहीं बढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन होगा क्षय। भू संसाधन नहीं बढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन होगा क्षय। जल बिन सूखे कूप सरोवर, कैसे खिल पाए किसमें। भू संसाधन नहीं बढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन होगा क्षय। जल बिन सूखे कूप सरोवर, कैसे खिल पाए किसमें। जनसंख्या विस्फोट है कारण, जनसंख्या विस्फोट है कारण, इसे नियंत्रण तुम कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको, जनसंख्या नियंत्रित भी कर लो। जनसंख्या नियंत्रित भी कर लो। देशद्रोही मीर जाफर जयचंद यहाँ पर पनप रहे। देशद्रोही मीर जाफर जयचंद यहाँ पर पनप रहे। नजर टिकी है
मेरी खुशी पर संसाधन सारे हड़प रहे। देशद्रोही मीर जाफर जयचंद यहाँ पर पनप रहे, नजर टिकी है मेरी खुशी पर संसाधन सारे हड़प रहे। समान नागरिकता कानून लगाने का, समान नागरिकता कानून लगाने का अरमान अभी पूरे कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको जनसंख्या नियंत्रित भी कर लो। प्रगति प्रसन्नता और सभी सुख हेतु आज तुम प्रण कर लो। जनसंख्या नियंत्रण है मांग समय की, चाहे मानो मत मानो। जनसंख्या नियंत्रण है मांग समय की, चाहे मानो मत मानो। दारुल अरब और दारुल इस्लाम है छुपा एजेंडा पहचानो। जनसंख्या नियंत्रण है मांग समय की, चाहे मानो मत मानो। दारुल अरब और दारुल इस्लाम है छुपा एजेंडा पहचानो। कर विध्वंस शत्रु की मनसा, कर विध्वंस शत्रु की मनसा, पूरी उत्कंठा तुम कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको जनसंख्या नियंत्रित भी कर लो। प्रगति प्रसन्नता और सभी सुख हेतु आज तुम प्रण कर लो। वतन से प्यार अगर तुमको जनसंख्या नियंत्रित भी कर लो, जनसंख्या नियंत्रित भी कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। वतन से प्यार अगर तुमको जनसंख्या नियंत्रण कर लो। बहुत सुंदर भारद्वाज जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। और आज ही लिखी जहां तो... तक जी मुझे मालूम है कि आज ही लिखी गई है ये। बहुत सुंदर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे टीम मेंबर हैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी। मैं नरेंद्र वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार, मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा भारत की बात सुनाता हूं कि इस अंक में जो अभी अभी एक कविता, बहुत सुंदर कविता भारद्वाज जी ने कही, उस बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। अगर हमें प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो भारत की बात यही है कि जनसंख्या कानून जल्दी से जल्दी लागू हो। 1951 में जब फर्स्ट सेंसस हुआ था, तो 1950 की फिगर के मुताबिक हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी। इन 36 करोड़ में 3 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और आज हमारी जनसंख्या 135 करोड़ से ऊपर है और मुस्लिम आबादी 30 करोड़ से ऊपर है। अगर हम तथ्यों में जाएं तो यहाँ बाकी समुदायों की पॉपुलेशन पिछले 70-71 सालों में 3 गुना बढ़ी है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ी है। और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि हमारे जो भी मौलवी हजरान हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज को शिक्षा दीक्षा के बजाय एक धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए एक ऐसा फार्मूला दिया कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, और अल्लाह के मुताबिक परिवार नियोजन करना अल्लाह की इच्छाओं के विरुद्ध है। ये उनको एक ऐसा अंधकार दे दिया गया जिसमें वो बेपरवाह बच्चे पैदा करते चले गए। गवर्नमेंट तो परिवार नियोजन में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हम दो हमारे दो का नारा दिया जा रहा है, वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। बट मुस्लिम समाज में अगर एक शादी है, हम दो हमारे कितने तुम गिन लो, ये आसार है। ओशो का एक बहुत प्रिय करैक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन। वो बहुत सी बातें मुल्ला नसरुद्दीन के जरिए बात करते हैं और कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक बार काम करने के लिए दुबई चले गए, 8 साल वहां रहे। जब वापस आए तो उसकी बीवी नूरा ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया। बड़े खुश हुए। लोगों ने बोला तुम तो दुबई में थे, ये तुम्हारे बच्चे 6 हो गए, तुम खुश हो रहे हो? कहले क्या है, अल्लाह की देन है भैया। तो ये सब भी उनके लिए अल्लाह की देन है। लॉजिक को समझना, उन मुल्लाओं ने इनको समझाने की बजाय उल्टा पढ़ाना शुरू कर दिया। ये तो वो है जिनकी एक बीवी है।
इनकी 4 बीवियां हैं, हम 5, हमारे 45, सबके हाथ में पकड़ा दो AK-47। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं किया गया, आने वाले समय में यही हाल होगा। हम 5, हमारे 45, सबके हाथ में AK-47। इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये आने वाले और वक्ता आपको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। मैं इस बात को, जो फेटल इफेक्ट्स है, जनसंख्या जो इतनी बढ़ती जा रही है, इसके जो फेटल इफेक्ट्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसके लिए सावधान करना चाहूंगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में, जैसे कि अगर पूरी यूरोप की पॉपुलेशन ले ले, हमारी पॉपुलेशन वर्चुअली उनसे दोगुनी है। बढ़ती पॉपुलेशन आपके नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करती है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको भ्रष्ट करती है। आज देखिए अरावली में जो एक कंट्रोल्ड फॉरेस्ट है, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग बसे हुए हैं। जो हमारी एक नेचुरल सराउंडिंग है उसको भ्रष्ट किया जा रहा है। यमुना के तट पर आप देखिए, अगर आप फ्रेंड्स कॉलोनी, ये उखला विहार, आप पीछे की इस तरफ अगर यमुना के साइड में गए हो, पूरा यमुना का किनारा अनऑथराइज कॉलोनी से भरा पड़ा है। पॉपुलेशन बढ़ने से बेतहाशा हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं। जो पहाड़ों का हर साल फिसलते हैं, बाढ़ आती है उत्तराखंड में। जब हम वृक्ष काटते जाएंगे, वृक्षों की जड़ें जो हैं वो पानी वृक्षों को रोकती है और वृक्ष पानी को रोकते हैं। जब बेतहाशा पहाड़ों से वृक्ष काटते जाएंगे तो पहाड़, जब तेज बहाव होगा तो पहाड़ भी गिरते चले जाएंगे। इसके बाद यही हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पहाड़ कटेंगे, हमारे वृक्ष कटेंगे, पॉपुलेशन का बोझ बढ़ेगा, तो हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता जाएगा, हमारे जो संसाधन है वो डिग्रेड होते जाएंगे। और पॉपुलेशन का बढ़ना विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर। हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, संसाधन कम होंगे। जो आज आप देख रहे हो, जो आज एक समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, केरला में जो हो रहा है, तो बंगाल में हो रहा है, पीछे दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक सिविल वॉर और अधिकारों का अतिक्रमण जो होगा वो देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आज हिंदुस्तान में हर रोज 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कोई भी देश 70,000 लोगों के लिए हर रोज रोजगार पैदा नहीं कर सकता। आप बड़े से बड़ा देश ले लीजिए, जितने मर्जी प्राकृतिक साधन हो, जितनी मर्जी डेवलप कंट्री हो, 70,000 लोगों को रोजगार पैदा करना किसी भी देश के बस पे नहीं। और दिस अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू क्राइम। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी स्टेप नहीं लेंगे, तो दिस विल लीड टू क्राइम, और क्राइम बढ़ता जाएगा और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, उनको लेने वाले मांगने वाले ज्यादा है। आपकी हर चीज की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी महंगाई बढ़ेगी तो हम फिर मोदी जी को दोष देंगे कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। कोई नहीं सोचेगा कि इसका असली कारण ये बढ़ती हुई विस्फोटित जनसंख्या है। और ये पैंडेमिक आएंगे, अगर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो, लिमिटेड पॉपुलेशन हो, तो आपको मार्केट में, धार्मिक स्थलों पे, पर्यटन स्थलों पे लिमिटेड लोग मिलेंगे। जब पॉपुलेशन का इतना विस्फोट है, जब इतने लोग होंगे, जिस हॉल में 100 लोग समा सकते हैं वहां 1000 लोग भरे होंगे, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन भी एक बड़े इन्फेक्शन में फैलेगा। और आपके ये पैंडेमिक जो हो रहे हैं और ज्यादा फैल रहे हैं, ये तो दुनिया भर का फिनोमेना है जो अभी हम कोरोना पैंडेमिक से निकल रहे हैं, बट इसका फैलना और इसके संक्रमण का ज्यादा बढ़ना वो बड़ी पॉपुलेशन उसका कारण है। और इसके कारण बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जब
अभी थोड़े दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, लाजपत नगर में केले बेचने वाला था, तो चाचा जी टाइप थे, तो एक रिपोर्टर की इंटरव्यू ले रहा था। तो चाचा आपके कितने बच्चे हैं? कहते 21। तो वो खाना बनाना कैसे होता है? कहते अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह खाना पीना भी करेगा। अब जब 21 बच्चे एक केले बेचने वाले के हैं, तो उनको क्या न्यूट्रिशन वैल्यू वो खाना दे रहा होगा? आज उसी कारण हमारे पानी के रिसोर्सेस, हमारे बाकी रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। आप यमुना का पानी देखिए, आप पीने का पानी देखिए। पहले मैं राजस्थान में जामनगर में रहा हूँ, यहाँ पानी के रिसोर्सेस बहुत कम है और हमें लिमिटेड पानी मिलता था, हम लिमिटेड पानी से रहना सीख गए थे। बट आज दिल्ली में भी टैंकर आते हैं, दिल्ली की बहुत सी कॉलोनी में वो लोग बाल्टियां लेके भाग रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी विस्फोटक होती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। इसलिए आज जनसंख्या कंट्रोल करना और एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट को उसका सपोर्ट करना और हर हिंदुस्तानी का उसको सपोर्ट करना, धर्म का इससे कोई लेन देन नहीं है। ये आज की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है और इस देश की जरूरत है। और आई होप कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, हमारे धार्मिक नेता जितने भी हैं वो लोगों को गुमराह नहीं करें और देश जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करे, जिससे देश का भला हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर मेरे साहब, बहुत अच्छे से आपने आज के दिवस को एक्सप्लेन किया। और मुझे तो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के दिन का जो पर्पस है उसके उपलक्ष्य में मैं 2-3 पंक्तियां अपनी पहले ऐड कर लेता हूँ। और पूरे देश को जगाना है तो देश जागे द्वेष भागे, मंत्र समगुंजा रहे हैं मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी एक स्वर में गा रहे हैं, देश जागे द्वेष भागे। जिसकी चिंगारी हृदय में प्रेरणा साहस जगा दे और तन मन का सहजतम मोह भ्रम भय सब जला दे, उस अनोखी आग को, उस अनोखी आग को 100 यज्ञ कर सुलगा रहे हैं, देश जागे द्वेष भागे, मंत्र समगुंजा रहे हैं मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी एक स्वर में गा रहे हैं, देश जागे द्वेष भागे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेजर साहब का धन्यवाद करते हुए आमंत्रित करूंगा अपने मध्य में उपलब्ध अपने साथ समर्थ शर्मा जी का, जो आज आपके समक्ष रखेंगे कि जनसंख्या, जो कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और जनसंख्या दिवस क्यों और उसका क्या कारण है आज मनाने का, उसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा समर्थ शर्मा। नमस्कार, आप सभी को विश्व जनसंख्या दिवस की हार्दिक बधाई। आज मैं समर्थ शर्मा आपके समक्ष विश्व जनसंख्या दिवस के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर के देशों में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए लोगों को जागरूक करना और उन्हें इसकी रोक के लिए सुझाव देना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस पर स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षणिक स्थानों पर निबंध, कविता, स्पीच, पोस्टर, स्लोगन आदि के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 1987 में जब वैश्विक जनसंख्या लगभग 5 अरब हो गई थी,
तब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस की पहली बार शुरुआत हुई। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संचालक परिषद के फैसले के अनुसार यह अनुशंसित किया गया था कि हर साल 11 जुलाई को वैश्विक तौर पर समुदाय द्वारा सूचित करना चाहिए और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए तथा जनसंख्या मुद्दे का सामना करने के लिए वास्तविक समाधान पता करना चाहिए। जनसंख्या मुद्दे के महत्व की ओर लोगों का जरूरी ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2011 में पूरी धरती की जनसंख्या 7 अरब को पार कर गई थी। बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। बढ़ती जनसंख्या हर देश के लिए कई परेशानी लेकर आ रही है। विकसित देशों के मुकाबले गरीब और विकासशील देशों के लिए बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। जनसंख्या के बढ़ने से गरीबी बढ़ रही है और सीमित संसाधन होने के कारण वे धीरे धीरे लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चलाती है ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। स्कूल कॉलेज में इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चे विश्व जनसंख्या पर स्पीच देते हैं और निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या से जुड़े कई प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं और उनका समाधान ढूंढने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। दुनिया के कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून हैं जिनका नतीजा अच्छा रहा है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है। इसका एक उदाहरण हमारा भारत भी है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई अभियान चले हैं, लेकिन देश में अब तक कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बनाया गया जिससे बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जा सके। आशा है कि भारत सरकार अवश्य ही इस ओर ठोस कदम उठाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच समर्थ, बहुत अच्छा आपने बताई, जानकारी दी। और मैं समझता हूँ कि हम में से जितने लोग बैठे हैं शायद हम में से किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि वास्तव में जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मुख्य वक्ता में हमारे साथ हैं अरुण प्रभु जी, जो ऑथर हैं। आप बहुत सी पुस्तक लिख चुके हैं, लेखक हैं। लेकिन अरुण जी से पहले एक बहुत ही सुंदर गीत की हमारे सामने है। आनंद कुमार झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरवाना जींद से। आनंद कुमार झा, शायद लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो बाद में सुनेंगे हम उनको फिर। तो मैं आग्रह करूंगा कि अरुण जी से, अरुण प्रभु जी, आपके विचार हम सब सुनना चाहेंगे। आज जनसंख्या दिवस और जनसंख्या दिवस पर हमारे साथ अरुण प्रभु जी। थैंक यू अनिल नायर जी। मुझको तो आपने डरा ही दिया था जब आपने कहा कि मेरे से गीत सुनेंगे। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी नहीं था के लिए। एक बार को तो मुझे पसीने छूट गए थे, मैंने कहा मुझे गाना गाना पड़ेगा, पहले तो बताया नहीं आपने। सर हम आपके विचार सुनेंगे। नहीं, मैं जरा गाने वाले हमारे पास बहुत हैं सर, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, गुड है। तो हम जो पॉपुलेशन, सॉरी इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आप जो भी बोलते हैं वो कविता के रूप में ही होता है। अच्छा, छंद में बोलते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज जरा मैं जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देना चाहूंगा। क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा सबका वर्ल्ड का जो ध्यान जाता है ना, वो सिर्फ भारत पे जाता है या फिर जाता है चाइना पे। ठीक है जी, हम कहते हैं कि यूरोप में पॉपुलेशन कम है या फिर ऑस्ट्रेलिया में कम है, तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। तो एक पॉपुलेशन की जो वो है ना, कि हम अगर समझें कि ये, और मजेदार बात ये है कि हम सब जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करते हैं ना, जैसे फादर्स डे होता है उस दिन हम फादर को याद कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं।
ठीक है, तो बहुत बार हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन डे एक मनाने वाली बात है और मना लेते हैं, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो हम सोचते हैं यार एक्सप्लोजन कहाँ हो रहा है। अगर जैसे मेरे को हमेशा जब मैं ट्रेन में घूमता हूँ या इधर उधर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ यार, बहुत इंडिया में इतनी बड़ी जमीन है, इतने खाली जगह है, इतने अभी भी पेड़ हैं, सब कुछ है इंडिया में, तो हम ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बातें क्यों करते हैं? दुनिया भर में जाएंगे ना आपको बहुत ऐसी खाली जगह मिलेंगे, आपको ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमने कोई वैसे एक चीज तो नहीं खड़ी कर दी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है करके। तो ये एक्सप्लोजन एक्चुअली क्या होता है और एक्सप्लोजन कहाँ जा सकता है? एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि एक बार ऐसा वक्त आएगा जब आपकी चीज कंट्रोल में नहीं रहेगी, जैसे कहते हैं ना सुनामी रहती है। तो हमें पहली चीज ये समझनी चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और पॉपुलेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जबकि हमारे क्या कहते हैं जो हमारी सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, तो ये अब क्यों इतना एक्सप्लोजन की बात हो रही है? तो हम अगर ये देखें कि इस समय जो वर्ल्ड ओवर है ना, ज्यादा पीस है। अगर हम देखें, अगर हम 1500 से, मैं 1500 से बात करता हूँ, 1500 से अभी तक की बात देखें तो आपको पता है कि हिस्ट्री में देखेंगे तो 50 महायुद्ध हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े पावर्स के युद्ध हुए हैं। तो पहले क्या था, पहले कोई भी जनसंख्या थी उसकी सबसे बड़ी जो कंट्रोलिंग वो थी लड़ाइयां खूब होती थी, हर जगह मारकाट होती थी और डिजीजेस होते थे, सर्वाइवल नीड्स होते थे, तो क्या पॉपुलेशन अपने आप कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहती थी। अब अगर आप देखें 1945 के बाद बहुत कम ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें भी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे, अभी हम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, कोरोना में पैंडेमिक की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि चलो 3 लाख व्यक्ति, भारत में 3 लाख व्यक्ति मरे। आपको पता है 1943 में जो फैमिन हुआ था बंगाल में, उसमें 20 से 30 लाख बंदे मरे थे और तब पॉपुलेशन क्या थी? बहुत कम थी। ठीक है ना? तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। देखिए, एक तरफ से तो आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ से और है, जो डेथ रेट है वो डाउन होता जा रहा है। तो ये डबलिंग इफेक्ट हो गया है। तो जब ये डबलिंग इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली रिसोर्सेस पे इफेक्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिसोर्सेस पे जो इफेक्ट होता है जो हम देख नहीं रहे हैं वो ये है कि कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। अब जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि पेड़ कट रहे हैं, लेकिन पेड़ उस प्रोपोर्शन से नहीं कट रहे हैं। अगर हम पहले देखें, पहले थे हम जॉइंट फैमिली, तो क्या था, इवन अगर 25 लोग भी थे तो एक ही घर में रहते थे, एक ही घर की रिक्वायरमेंट थी। 20 लोगों की एक ही घर की, बहुत ऐसे जॉइंट फैमिलीज है जहां पे चाचा मामा सब एक साथ रहते हैं, एक हवेली सी होती है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट सिंगल है। समझने की कोशिश कीजिए। आज हम न्यूक्लियर फैमिली पे जा चुके हैं। आज यही लोग 25 घर की रिक्वायरमेंट है। आज पहले शायद एक फोन नहीं था, आज 25 फोन्स हैं। तो कंज्यूमरिज्म जो बढ़ रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दी सिटीज कंक्रीट क्यों बन रही हैं? इतने घर, एक के ऊपर एक घर, एक के ऊपर एक घर। आप मुंबई में चले जाइए, पहले ऐसे था, एक के ऊपर एक। ये जो वो है एकदम बहुत सफोकेशन सी हो गई है। ये क्यों हो गई है? बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ कंज्यूमरिज्म जब जुड़ जाता है तो हर एक को अपना एक घर चाहिए, हर एक को अपनी एक गाड़ी चाहिए। आज गाड़ियां देखिए कितनी हो गई हैं फिर भी। तो अगर आप इस एक्सप्लोजन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर 1 करोड़ आबादी जब बढ़ेगी, उसके कितनी गाड़ियां आएंगी, कितने फोन्स आएंगे, कितने पेड़ कटेंगे, कितने नदियों का पानी खत्म होगा। आज की डेट में हम जो कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, आप देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स कितने बढ़ रहे हैं। हर चीज कंज्यूमरिज्म में ऐसे हद तक पहुंच चुकी है कि पृथ्वी का नाश हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इफेक्ट जो हो रहा है, वो पॉपुलेशन इनडायरेक्टली एक्सप्लोड कर रहा है। और अगर हमने आज इसको कंट्रोल नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज के लिए, जो कहते हैं ना कि पानी के लिए अगला विश्व युद्ध होगा, ये संभव है। जबकि एक चीज 70% पानी होने के बाद भी पानी के लिए क्यों युद्ध होगा? बिकॉज रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अच्छा, एक चीज और है, टेक्नोलॉजी के कारण क्या है कि हर चीज जो है वो ऑटोमेटिक होती जा रही है। पहले क्या था? पहले कहते थे जितने हाथ उतने काम। चलो ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो काम भी ज्यादा है, तो मेहनत भी ज्यादा करेंगे। आज की डेट में जितने हाथ उतने काम नहीं है। खेती बाड़ी में कम काम करने वाले हैं, खाने वाले ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसा नहीं कि खेती बढ़ रही है, उसके ऊपर से जिसकी खेत हैं उसके बच्चे उसको बांट के उसको छोटा कर रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो रिसोर्सेस
लिमिटेड हैं, एक्सप्लोजन बहुत हैवी हो रहा है। और ये एक्सप्लोजन सिर्फ भारत के कारण नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंज्यूमरिज्म है, अगर भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अमेरिका लकड़ी काट रहा है। अमेरिका किसके लिए लकड़ी काट रहा है? अमेरिकन के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, तो वो ज्यादा लकड़ी भी काटेगा हर व्यक्ति। आज चाइना इतना बड़ा वो बन गया, सुपर पावर बन गया, क्यों? कंज्यूमरिज्म के कारण। वो कंज्यूमरिज्म कर रहा है, जो प्लास्टिक डाल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, वो किसके लिए? भारत के लिए कर रहा है ना। तो वहां भी तो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। जितनी कमर्शियलिज्म होगी, आज की डेट में एक और ट्रेंड शुरू हो गया है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच, यानी जितनी जरूरत है उतना ही। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एक पैंट से काम चलता है तो प्लीज एक पैंट चाहे थोड़ी महंगी खरीद लीजिए, लेकिन एक पैंट से गुजारा कीजिए। बिकॉज ये जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन हम इंसान ही फैला रहे हैं। एंड क्लॉथ एंड प्लास्टिक इज द बिगेस्ट पोल्यूटेंट्स। और क्लॉथ और प्लास्टिक किसको चाहिए? जानवरों को चाहिए? नहीं। पेड़ों को चाहिए? नहीं। किसको चाहिए? किसको चाहिए कपड़े और किसको चाहिए प्लास्टिक? इतना सारा इंसानों को। जितना इंसान बढ़ेगा उतना ये भी तो आएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको मल्टीप्लाइंग इफेक्ट करेंगे, वी आर इन फॉर अ डिजास्टर। तो इसको इस समय, एंड इट हैज टू बी डन मल्टीप्रॉन्ग, वेदर इट इज रिलीजन, वेदर नो रिलीजन। बॉस, हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हमें सबको समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, we are not talking about a religion. So there never should be any religious barriers or anything. It has to be made clear that if we need to survive, because देखिए, जब सुनामी आता है रिलीजन देख के नहीं आता, पैंडेमिक आया रिलीजन देख के नहीं आया। कोई भी डिजास्टर जब आएगा वो कोई रिलीजन नहीं देखेगा। तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे रह के समझदारी से बात करनी है कि वी नीड टू एजुकेट आवर मासेस। अच्छा, मजेदार बात एक और है, एक और जो इसमें बहुत बड़ा वो है कि जितनी भी ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये गरीब तबके पे है। अमीरों के तो बहुत से अमीर हैं जिनको तो बच्चे भी नहीं है। यू नो, द पीपल हु, जिनके पास सामर्थ्य है, वो तो पॉपुलेशन वैसे ही कंट्रोल करके रखते हैं। ये पॉपुलेशन कंट्रोल क्या नहीं है, इररिस्पेक्टिव, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, गरीब तबके में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो गरीब तो वैसे ही गरीब है, वो अपने आप को और गरीब कर रहा है। तो ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, टू एजुकेट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे चाइना ने बहुत हद तक, आज मैं हैरान हूं कि चाइना की पॉपुलेशन 143 करोड़ है और इंडिया की हम 130 करोड़ बोलते हैं, लेकिन अगर वाकई में अगर जनसंख्या एक्चुअल में करेंगे तो हो सकता है चाइना से आगे ही बढ़ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या तो हमारी काउंटेड ही नहीं है। ठीक है ना? तो हो सकता है इन एक्चुअलिटी तो हम शायद चाइना से भी ऊपर आगे आ चुके हैं। चाइना ने वन चाइल्ड वन पॉलिसी करके इतना कंट्रोल किया है कि अब वो वापस 2 चाइल्ड पे लेके आ रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये सीरियसनेस जरूर लेनी चाहिए। वी हैव टू एजुकेट, वी हैव टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू अकाउंट। बहुत पहले टीवी में रोज एड्स आते थे कि 2 बच्चे। मेरे ख्याल से मीडिया इज वन ऑफ द थिंग्स जहां से ये करना चाहिए कि वी हैव टू एनफोर्स इट बाय एजुकेशन, बाय एक्सेप्टेंस एंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। वी नीड टू सिट डाउन एंड करना पड़ेगा, नहीं तो वी आर ऑल इन फॉर अ डिजास्टर। थैंक यू सो मच। ये मेरे कुछ विचारधाराएं थे। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है, खैर मैं अभी कह नहीं रहा कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। अगली बार कार्यक्रम होगा तो हम आपसे गीत भी सुनेंगे। श्योर। थैंक यू सो मच अरुण जी। हमारे साथ एक श्रीराम शाखा से 3 बेटियां जुड़ी हुई हैं जो गीत बोलने वाली हैं। जी सुनाइए अपना गीत। अपना नाम बोलो पहले। मेरा नाम अनिका है। मेरा नाम है। मेरा नाम मानसी। जी सुनाइए। अब जाग उठो कमर कसो, अब जाग उठो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, मंजिल की राह बुलाती है। ललकार रही हमको दुनिया, ललकार रही हमको दुनिया, मेरी आवाज लगाती
अब जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो। है ध्येय हमारा दूर सही, पर साहस भी तो क्या कम है। नी सा रे सा, गा रे सा, नी सा रे सा। है ध्येय हमारा दूर सही, पर साहस भी तो क्या कम है। हम राह अनेकों साथी हैं, सोने की लंका राख करे, सोने की लंका राख करे। वह आग लगानी आती है, वह आग लगानी आती है। ललकार रही हमको दुनिया, ललकार रही हमको दुनिया। मेरी आवाज लगा, अब जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो। कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, मंजिल की राह बुलाती है। ललकार रही हमको दुनिया, ललकार रही हमको दुनिया। तेरी आवाज लगाती है, अब जाओ, जाग उठो, जाग उठो। धन्यवाद। अब जाग उठो, मंदिर की राह बुलाती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रयास आप सभी का। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और 9th क्लास के स्टूडेंट, नाम है हृदय बरेजा। बहुत ही सुंदर एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यस हृदय, अपना माइक ऑन करो बेटा। यस सर, मेरा नाम हृदय बरेजा। मैं आप सबके सामने कर्ण के ऊपर कुछ पंक्तियां आज पेश करना चाहूंगा। छाती की पसली कवच हुई कुंडल का छिद्र है कानों में, छाती की पसली कवच हुई कुंडल का छिद्र है कानों में, है आभास किंतु कर्ण को किया न विचलित बाणों ने। नेत्रों में तेज है दिनकर का, भ्रविटी प्रत्यंचा रूपक है, तांडव को तत्पर महादेव का, ध्वनि विनाश का सूचक है। शल्य सह यह क्रोधित कर्ण, पार्थ है मेघ अश्वों का, शल्य सह यह क्रोधित कर्ण, पार्थ है मेघ अश्वों का। नेत्र मेरे जो देख रहे यह विनाशक रूप है, रोम रोम रनरेरी है या तेज है कर्ण के बाणों का। महाराज यहाँ कर्ण नहीं, यहाँ रौद्र रूप है शंकर का। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। सूर्य का अंश होके फिर भी हुआ छूत मैं, जो आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पुत्र मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ वीर पुत्र मैं। दिनेश थे पिता मेरे, हरकिरण मेरी माता थी, वन में अशोक में तू तो खाली पर्व है। कुरुक्षेत्र की उस भूमि में मेरा भी रक्त जीर्ण है, देख छान के उस भूमि को कन कन में कर्ण है। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र, ये भोले की सारी लीला थी, कृष्ण के हाथ सूत्र थे। बलसैनी बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को वो सब कुंती पुत्र थे। ऊंच नीच किए जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य था। रथ पे बिठाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के इस युद्ध में लड़ाया भगवान को। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर न दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के रक्त से मैं धोता अपने हाथ को। अब कर्ण के जीवन का ये अंतिम दिन है और अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आज कर्ण इतने रौद्र रूप में कैसे हैं। तो हमारे वासुदेव कृष्ण उन्हें केवल 2 पंक्ति ही कहते हैं। वो कहते हैं कि परशुराम का शिष्य खड़ा है,
परशुराम का शिष्य खड़ा है बनके सूरज इस रण का। हे पार्थ सुनो, यहाँ कर्ण नहीं, यहाँ रौद्र रूप है शंकर का। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें एक पंक्ति थी कि मैं पुत्र हूँ दिनेश का, तो मेरे पुत्र हैं, इसलिए वो पंक्ति मुझे हरदम याद रहती है। मैं भी वो बीच में कहने वाला था कि वो तो अभी भी दिनेश ही है। तो इसलिए रहता, तो मैं यही कहूंगा कि अभी सब लोग जो है इस बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें एक पंक्ति है कि दिनेश जी, आपको अपने दिनेश होने में कोई शंका है क्या? मतलब आप तो दिनेश हैं, हाँ, मैं सूर्य वही हैं कह आप रहा हूँ तो। कि अगर पुत्र ये पंक्ति इस्तेमाल करे और सार्वजनिक तौर पे, और वो उसमें मतलब उपयुक्त भी है, तो उन पंक्तियों में इससे बढ़िया बात क्या होती है? बहुत बढ़िया। वो बात है कि पथ कठिन हो या सरल हो, चलने का सामान मांगे, तेज तम बलिदान पुलकित, देश का सम्मान जागे, चिर विजय की कामना, चिर विजय की कामना, हर स्वस्थ मन अपना रहे हैं, मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी, एक स्वर में गा रहे हैं, देश जागे द्वेष भागे रे। भारत की बात सुनाता हूं मैं। अभी जो भी आपके सामने प्रस्तुतियां हुई हैं, मैं इसमें जानकारी और दे दूं कि एक लाइव पेंटिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कि हमने आपको शुरुआत में, जो लोग अभी जुड़े होंगे उनकी जानकारी में डाल दूं कि वो लाइव पेंटिंग कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है, और इसी के साथ साथ अपना ये कार्यक्रम भी चल रहा है। मैं अगले पार्टिसिपेंट को बुलाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनिल जी को, थोड़ा जानकारी दें कि आगे किसका। भारत की बात सुनाता हूं कि इस कार्यक्रम में आज हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने 2 एपिसोड हम कर चुके हैं, और आप सभी का सहयोग और आप सभी का स्नेह है, समर्थन है, जिससे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है और ये कार्यक्रम पसंद किया जा रहा है। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूंगा आपको कि आगामी कार्यक्रम जो कि हम 25 जुलाई को करेंगे, चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर रहेगा। उसके बाद अगले मास में हम लोग भारत का स्वर्णिम इतिहास आपको दिखाना चाहेंगे, और एक विशेष कार्यक्रम जिसकी सूचना हम आज ही आपको दे रहे हैं, और वो रहेगा विजयादशमी। विजयादशमी 15 अक्टूबर को होने वाली है, और 15 अक्टूबर विजयादशमी पर भारत की बात सुनाता हूं कि इस कार्यक्रम पर एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, जिस कार्यक्रम का नाम है शस्त्र संगम। जी हाँ, भारत की बात सुनाता हूं पहली बार शस्त्र संगम करने जा रहा है विजयादशमी वाले दिन। क्योंकि शस्त्रों की पूजा की जाती है, तो हम सब अभी से तैयारी करें, अपना अपना शस्त्र लेकर बैठेंगे कार्यक्रम में। जो शस्त्र आपके पास है, अस्त्र भी चलेगा। तो एक सूचना थी ताकि आप अभी से उसकी तैयारी कर सकें, और शस्त्र संगम पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, ऐसी हमारी इच्छा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ नरवाणा जीन से आनंद कुमार और उनके शायद उनके ब्रदर हैं छोटे, दोनों ब्रदर आपके सामने बहुत ही सुंदर एक गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे। आनंद कुमार। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरू करें श्रीमान जी गीत? जी। सेवा ही है पूजन, सच्ची सेवा कार्य से पाके दौड़े आए भगवन, सेवा ही है पूजन।
कपि सेवा बस राम कनो रे, विदुर के घर मन मोहन, सबरी की सच्ची सेवा में अद्भुत था सम्मोहन, स्वयं ब्रह्म परमेश्वर भी खाते हैं जिनके जूठन, सेवा ही है पूजन। वन में गिरी में और गाँव में जो भी सखा सुदामा, सेवा भाव हृदय में भर कर उनको गले लगाना। आज समय की मांग यही है, उनसे हो अपनापन, सेवा ही है पूजन। समरसता की जननी सेवा, सेवा अलख जगाए, विकसेगा भारत का ऊपर, समता में सारा समाज हो, ममता में हो जीवन, सेवा ही है पूजन। सच्ची सेवा कारस पाकर दौड़े आए भगवन, सेवा ही है पूजन। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप दोनों भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास। और सेवा ही है पूजन, बहुत बढ़िया। दोबारा आपको याद करते रहेंगे अपने कार्यक्रम में। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये हमारा बहुत सौभाग्य होगा धन्यवाद, श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आवाज भी बहुत अच्छी है जी, धन्यवाद जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिनेश जी। दिनेश जी प्लीज। हाँ बिल्कुल जी। बहुत सुंदर गायन। सबसे अच्छी बात ये थी कि ना सिर्फ शब्द अच्छे थे, लय और उसका गायन दोनों का जो सामंजस्य था वो बहुत सुंदर था। मतलब अगर किसी ने इस समय पे कोई जोड़ेगा तो मेरा अपना मानना ये है कि वह पूरे भाव विभोर के साथ में गाए हुए। दिनेश जी भाई साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, अभी ठीक आ रही है जी? नहीं, अभी भी आ रही है वैसी धीमी। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा पास कर लीजिए अपना माइक। अभी ठीक है जी? अभी ठीक है। तो मैं अपने उस गीत की कुछ पंक्तियां जो रह गई हैं उनसे ही बात आगे बढ़ाता हूं। शक्ति संचय से विकल जब दीनता का सहज लय हो,
मातृ सेवा में निहित जब देश का प्रत्येक जन हो, वे सुहाने सुखद पल, वे सुहाने सुखद पल प्रतिपल निकटतम आ रहे हैं। देश जागे द्वेष भागे मंत्र समगुंजा रहे हैं। मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी एक स्वर में गा रहे हैं। देश जागे द्वेष भागे रे। सेवा भाव जो कि अपने हिंदू समाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से रहता ही है, उसी सेवा भाव तथा अलग अलग प्रस्तुतियों को लेकर हम हर 15 दिन बाद 14 दिन बाद मास में 2 बार आपके पास आते हैं। भारत की बात सुनाता हूं कार्यक्रम के द्वारा। अगला कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में रहेगा। इससे पिछले जो 2 कार्यक्रम थे उसमें हमने महाराणा प्रताप और शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया। आज जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हमने इस विषय को रखा और जैसे ही आने वाले समय में तत्कालीन जैसे भी विषय रहेंगे वैसा हम उन विषयों पर अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे। भारत की बात सुनाता हूं कार्यक्रम आपकी आवाज को समाज में लाने के लिए रखा गया है, अपने विचार साझा करने के लिए रखा गया है। इस मंच पर आपने देखा हो तो सेवा की बात, कर्ण की बात, ड्राइंग कंपटीशन, कोई भी गीत या कविता, बच्चियों का इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें तो रहेंगी, मगर इसमें एक नया अध्याय जो आने वाले समय में हम जोड़ने जा रहे हैं वो है शस्त्र संगम का। शस्त्र संगम दशहरे के दिवस पर, जिस दिन शस्त्र पूजन रहता है, हम सभी इस कार्यक्रम में अपने अपने शस्त्र और अस्त्र साथ में लेकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ऐसा विचार भारत की बात सुनाताओं के अंदर चल रहा है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने परिचित तथा आप स्वयं इन कार्यक्रमों में आने वाले समय में अपनी रुचि के अनुसार अपनी कोई प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और प्रतिभागी बनकर इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं वापस उसी समय जहां पर हमने शुरू किया था कार्यक्रम को, लाइव हमारा जो ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है वहां लेकर चलें आपको। और अनिल जी अगर अवेलेबल हों, हम डायरेक्ट लाइव जा सकें। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, भाई साहब। जी भाई साहब जी, तो कंपटीशन जो है समाप्ति की ओर है। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो भाई साहब। जी हाँ जी भाई साहब। जी सर। तो कंपटीशन समाप्ति की ओर है। लगभग 60 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है उसमें और रिजल्ट की तरफ हम तैयारी में है। 5 मिनट में रिजल्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार बच्चों की तरफ कैमरा घुमाइए जरा। जी, पेंटिंग थोड़ा क्लोजर दिखा सकेंगे पार्क में। तो बच्चों ने जिन्होंने कंपटीशन अपनी पूरी कर ली है तो बच्चे थोड़ा पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बाकी ये सारी की सारी भीड़ जो है अपनी जो पार्क में दिख रही है ये ड्राइंग कंपटीशन के लिए है। कुछ एक बच्चे जिन्होंने सबमिट कर दी है उनकी आप एक झलक दिखा दीजिए। हाँ जी, किसी की पेंटिंग दिखाइए जरा, जो आएंगे, जो आपके पास आ चुकी है, जो जमा हो चुकी है। थोड़ी पेंटिंग दिखाइए। हाँ जी, ये देखिए, ये जो बच्चों की पेंटिंग आई हुई है। हाँ, ये क्लोजर करके दिखाओ भाई साहब। अलग अलग जी भाई साहब, आप देख पा रहे हैं पेंटिंग? बिल्कुल दिख रही है भाई साहब, थोड़ा सा और क्लोजर दिखाएंगे जरा। हाँ भाई साहब, अभी इन पेंटिंग्स को थोड़ा जब हम कंपटीशन के लिए डिस्प्ले करेंगे चयनित पेंटिंग्स को, तो उनको जो है हम यहाँ पे रखेंगे।
ठीक है, हम 5-7 मिनट आप अभी करके रखिए, हम 5-7 मिनट में फिर वापिस आते हैं। बस 5 मिनट देते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी भाई साहब, नमस्कार। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं हमारे साथ हमारे संजय अरोड़ा जी फरीदाबाद पश्चिम के संचालक जुड़े हुए हैं। मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि संजय जी माननीय संजय जी हमारे साथ हैं और आपके विचार और आपका आशीर्वचन एज यूजुअल जो हमारे साथ रहता है। सबसे पहले तो आप सभी को, आपकी जो टीम है और भारत की आवाज सुनाता हूँ, इसके तीसरे एपिसोड में ही विश्व जनसंख्या दिवस पर का यह जो विषय है, ये विशेष विषय रखना, ये बड़ी उपलब्धि है। इतना आसान विषय नहीं था रखना, लेकिन सभी वक्ताओं ने बहुत सरल और सहज तरीके से, बालकों ने भी, और इस पे अपने विचार व्यक्त किए। आज ऐसा लगता है कि यह जो जनसंख्या का असंतुलन है, यह पूरे विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल, इसका एक बहुत बड़ा असंतुलन है। कई देशों की जनसंख्या उसके क्षेत्र के, उसके देश के क्षेत्र के एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम है। जैसे भारत और चाइना का ले, तो भारत और चाइना की जनसंख्या जैसे अभी कईयों ने बताया लगभग बराबर हो चुकी है। 1,40,00,000 मतलब 140 करोड़ के लगभग सब हो चुकी है दोनों की। लेकिन चाइना का जो क्षेत्रफल है यहाँ से 3 गुना है, तो उसके कारण से उसके संसाधन वैसे ही बढ़ जाते हैं। और अमेरिका का क्षेत्रफल लें और आबादी लें, तो वहाँ की आबादी 33 करोड़ है, जो लगभग 4.5-5 गुना कम है भारत की आबादी से, और उसका क्षेत्रफल यहाँ से 5 गुना है, लगभग 3 गुना है। ऐसे चाइना का 3 गुना है, आबादी लगभग बराबर है। रशिया का क्षेत्रफल ले तो वहाँ मात्र 1/10 आबादी है, यहाँ से लगभग 15 करोड़ की आबादी है, और क्षेत्रफल उसका यहाँ से 5 गुना है। तो ऐसा बहुत बड़ा एक असंतुलन क्षेत्रफल का है। अपनी जो सबसे बड़ी चिंता है, एक तो ये है कि क्षेत्रफल के कारण से असंतुलन है। दूसरा ये है कि जो अपने देश के अंदर है, दुनिया में भी है। दूसरा जो विचारणीय विषय ये है कि अपने यहाँ 2 धर्मों का जो बढ़ती आबादी है, उसके बीच में भी असंतुलन है। ये दोनों विषय ध्यान में रखने चाहिए। और दूसरा ये है कि अपने देश की जो जनसंख्या है, ये बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही है। चाइना ने अपनी, जैसे अभी बातचीत में आया कि चाइना ने रोक ली है हमारा 1, और उससे भी कम हो गया। अब तो वहाँ शादी के बाद बच्चे करके राजी नहीं है वो लोग। लेकिन अपने देश में यह जो अत्यंत तेज गति के साथ बढ़ती हुई आबादी है, इसके कारण से सब प्रकार के संसाधन जो है अपने देश के, ये कम पड़ रहे हैं। जमीन कम पड़ रही है, और उसके कारण से सरकारी जमीनों पर, जैसे फरीदाबाद में हम देखते हैं, खोरी में भी अभी हुआ, सरकारी जमीनों पर भूमाफिया कब्जा करवा देता है और स्लम बस्तियां बन जाती हैं, जिसके कारण से सब प्रकार की जन सुविधाओं, जैसे जल है, पानी है, बिजली है, नालियां हैं, इसकी बहुत कमी और समस्या उस क्षेत्र में हो जाती है। और अनेक प्रकार के वहाँ माफिया पैदा हो जाते हैं, शराब माफिया हो गए, इस प्रकार के जो ड्रग स्मगलर हो गए, इस प्रकार के माफिया वहाँ पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण से एक जो सभ्य समाज है, उसकी कठिनाइयां ये बढ़ती हैं। और बढ़ती जनसंख्या के कारण से जितनी सरकारी योजनाएं हैं, ये सब न्यून पड़ने लग जाती है, कम पड़ने लग जाती है। जितनी भी सरकारी योजनाएं होंगी, वो उनको दिक्कत आती है करने में, और उसके कारण से जो मिडिल क्लास है, उस पर ज़्यादा और असर, ज़्यादा भार ये पड़ता है। और सभी प्रकार की नौकरियां हैं, व्यवसाय हैं, ये भी कम पड़ने लग जाते हैं। बेरोजगारी फैल जाती है, भुखमरी फैल जाती है, जिसके कारण से और कई प्रकार की गंभीर समस्याएं, जैसे चोरी है, डकैती है, चेन स्नैचिंग है, यहाँ तक कि गौकशी है भोजन के लिए। तो इस प्रकार की गतिविधियों में हमारा युवा ये चल पड़ता है। इन सब कारणों का, और एक कारण अशिक्षा भी है बढ़ती जनसंख्या का। जो शिक्षित समाज है, वह फिर भी पालना करता है कि उनके संतान कम हो,
जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो JNK में, जहां मुस्लिम आबादी कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य है, 100% लगभग मुस्लिम है, लेकिन वहाँ का जो प्रजनन जो रेट है, रेशो है, वो 1.4 है, और शहरों में तो 1.2 है। मतलब हम तो हमारे एक, यह लगभग वहाँ पे है। लेकिन अशिक्षा के कारण और मुल्ला मौलवियों के भड़काने के कारण और गरीब जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने में इस ओर उनका रुझान है। एक तरफ तो जो जैसे मैंने कहा, ये जो दो धर्मों के बीच में असंतुलन है, हम दो हमारे दो, वो पांच, वो हम पांच हमारे 25, ऐसा उनमें भाव है। और हम हिंदू तो कहते हैं कि भाई हमारे जितने कम बच्चे होंगे उतनी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को, अच्छा जीवन दे पाएंगे, और अच्छे संस्कार बना दे करके अच्छे नागरिक बनाएंगे जो समाज और देश के काम आए। और दूसरी ओर तो ये है कि अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह ही उनका भरण पोषण करेगा। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या पे कंट्रोल करना ये एक बहुत आवश्यक यह विषय अपने देश के लिए है। उसके लिए कई कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये ध्यान में आता है कि जनसंख्या बढ़ाने का एक धर्म का और जो लक्ष्य है वो ऐसा है कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। यहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर और लोकतंत्र है, जितनी जिसका संख्या बल ज्यादा होगा उतना ही वो अधिक शक्तिशाली होगा। इस हिसाब से, जिस हिसाब से उनकी गति और बढ़ रही है, रेशो बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है आज़ादी के बाद, जैसे अभी विषय ध्यान में भी आए, तो आने वाले 2050 तक तो वो अपने से आगे निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो इसके जो उपाय हैं, तो 2-3 उपाय हैं। जैसे योगी जी ने यूपी में किया, MP में भी हो गया है कि दो बच्चों का कानून ये सरकारें लागू करें, और जो 2 बच्चों से जिनसे ज़्यादा होंगे उनको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कोई सब्सिडी मिलती होगी या कोई राशन है वो मिलता है, फ्री राशन मिलता है, कोई नौकरियां मिलती होंगी, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं ये उनको ये समाप्त कर दी जाएंगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक देश है, उसका एक कानून होना चाहिए सबके लिए, और सरकार को उस कानून को पास करना चाहिए। उसको कॉमन सिविल कोड के नाम से अपन जानते हैं, सब समझते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कॉमन सिविल कोड, अब मुस्लिम जो धर्मावलंबी है वो क्या कहते हैं कि हमारा तो शरीयत है जी, शरीयत के हिसाब से चलेंगे। अब अपने को ध्यान में है, सरकार ने 2 चीजें पास की, एक 3 तलाक और दूसरा CAA। तो CAA तो विषय अलग था, लेकिन 3 तलाक का विषय वो कहते थे हमारा शरीयत का विषय है, लेकिन वो सरकार ने समाप्त किया। जो दूसरी पूरी दुनिया में नहीं है 3 तलाक, तो शरीयत में है ही नहीं। ऐसे ही कोई ये पॉपुलेशन बढ़ाना, ये कोई शरीयत में नहीं है उनकी। तो इसको, इस पे और लगाम लगाई जा सकती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो अपनी केंद्र सरकार है वर्तमान में, इनके 3 इनके कमिटमेंट थे पूरे देश के साथ में, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता, वर्षों से, आज से नहीं है, वर्षों से है केंद्र की भाजपा सरकार के, कि श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, धारा 370 हटाएंगे और कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे। तो यह तीनों में बातों में से 2 बातें हो चुकी हैं, और यह तीसरी बात, यह भी इनको लेकर के आनी चाहिए। जब तक ये लेकर के आएंगे तभी कुछ बनेगा हिसाब किताब। और एक और उपाय, जैसे अभी अपने RSS के कुछ सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, उनको अप्रोच की जाए, उनको साथ लिया जाए, और जो अनपढ़ और मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आकर के, तबलीगियों के बहकावे में आकर के काम करने वाले ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, उनको, उनके बीच में यह विषय लाया जाए, और उनसे जनसंख्या नियंत्रण, यह इस पे विचार करके और उनको धीरे धीरे पटरी पे लाया जाए, तो वो बात बढ़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में असंतुलन इतना बढ़ रहा है कि ऐसा लगता है कि हमारा तो 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और ना तो हम उनको सरकारी पुलिस में भेजेंगे, ना फौज में भेजेंगे लड़ने के लिए, तो बच्चा ही 1 होगा।
और उनके तो जितने भी हैं वो हर तरह के फ्रंट पे, हर फ्रंट पे भेज सकते हैं। लड़ाई के फ्रंट पे भी भेज सकते हैं, बदमाशी के फ्रंट पे भी भेज सकते हैं, माफिया के फ्रंट पे भी भेज सकते हैं, मतलब किसी भी फ्रंट पे भेज सकते हैं। तो यह असंतुलन है, यह नहीं होना चाहिए। और अंत में जैसा अपने एक श्लोक भी आता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जिसने विद्या ग्रहण नहीं की, कभी जीवन में तप, कभी दान नहीं दिया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, जिसमें शील नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई धर्म पे चलने वाला, धर्म का आचरण करने वाला नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में जानवर के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। तो अर्थात बिना किसी गुण के मनुष्य के रूप में वह इस धरती पे रहता है, तो स्वयं तो नरकीय जीवन व्यतीत करता ही है और दूसरों के लिए भी कष्ट पहुंचाता है। तो ऐसा व्यक्ति इससे तो नहीं हो तो ज़्यादा ठीक है। इसलिए इन जो जनसंख्या का संतुलन है, इसको किसी भी प्रकार से और कम करने की दिशा में सभी ने काम करना चाहिए। और दोबारा आप सभी को साधुवाद। और जितने कवियों ने, एक भारद्वाज जी हैं कवि, उन्होंने बहुत सुंदर कविता, भारत से यदि तुम्हें प्यार है तो जनसंख्या निमंत्रण करना होगा। और मेजर साहब ने भी, और बाल बच्चों ने भी, अरुण जी जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने भी, और बहुत सुंदर विचार रखे। और जो ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है बच्चों का, ये तो उनको, मुझे लगता है उनको जीवन भर याद रहेगा। जो 60 एक बच्चे जैसे बता रहे हैं कि एक विषय के ऊपर उन्होंने जीवन भर उनको याद रहने वाला है कि इस विषय पे हमने और ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था। इसकी मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। हमारे एक कजन है, ग्वालियर में थे डॉक्टर, उनकी एक श्रीमती भी डॉक्टर हैं। तो दोनों का जब विवाह हुआ तो उन्होंने कोई बारात नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई एक पैसा दहेज नहीं लिया। वर्षों पुरानी बात हो गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, आपने कुछ भी नहीं लिया? कहता है हमने एक शपथ ली थी, मतलब जो मेडिकल कॉलेज में थे, एक शपथ ली थी कि जब शादी करेंगे तो कोई दहेज नहीं लेंगे। उसका अनुपालन हमने किया, हमें याद रहा। ऐसे ही जो बच्चे जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया या जो ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके जीवन में इससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन और एक जीवन भर याद रहने वाला यह एक और मोमेंट आज का रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। शैलेंद्र जी भाई साहब माइक ऑन करो अपना। हाँ भाई साहब, अभी हमने जो प्रतियोगिता की थी उसमें से कुछ जो चयनित चित्र आए हुए हैं 12-15, तो 15 चित्र है। हाँ, मैं आपको डिस्प्ले करवा दूं भाई साहब, अगर आप देख पा रहे हैं तो। बहुत सुंदर, यहाँ से डिस्प्ले आ रहे हैं भाई साहब? जी जी जी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी तस्वीरें जो है चुनी हुई है। इनमें से जो विजेता है इनको हम दिखा देते हैं एक एक करके। लाइए श्याम जी, 1 नंबर, 2 नंबर। हाँ शैलेंद्र जी भाई साहब, आप ये मोबाइल का कैमरा किसी और को पकड़ाओ जो आपको भी और बाकियों को भी कवर करेगा। ये कैमरा पकड़ लो, डिस्प्ले करो तो। वो नहीं थी यार। एक एक करके जिनके हाथ में कैमरा है उन्हें बताइए कि थोड़ा दूर करके, दूर से खड़े। हाँ, ये देखिए डिस्प्ले जी, कैमरा। हाँ जी भाई साहब, डिस्प्ले आ रहा है? हाँ 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 हाँ, अब ठीक है। ये 1 नंबर की तस्वीर आई है भाई साहब। बहुत सुंदर। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम बता दीजिए। और हाँ, किसका ये नाम है नेहा कुमारी। नेहा कौन है? आ जाओ यहाँ, आ जाओ। तालियां हो जाएगी इसके लिए। आ जाओ नेहा, अपनी तस्वीर के साथ आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे बच्चों को खड़े करते जाओ पकड़ा के। यस, दूसरी तस्वीर है भाई साहब जी, ये है नैना शर्मा की। थर्ड है जसवीर जी। जसवीर जी आ जाइए। हाँ, फोर्थ है, नहीं है ना, काजल। काजल आइए। अरे वाह, आइए। और फिफ्थ है भूमि। चलो
सभी विजेता अपनी तस्वीरों में सब तक आ बच्चों जाओ। को, इन सब बच्चों को एक साथ इकट्ठा खड़ा करो अपनी अपनी पेंटिंग लेके। बिटिया, सारी बिटियाओं ने इस बार बाजी मारी है। जी भाई साहब, जी भाई साहब, मैंने कहा इन सब बच्चों को ना एक साथ खड़ा कर दो जरा, उनका फोटो दूर से लेते हुए। फोटो इसके रिलीज करने जी, सभी बच्चे जो जीते हैं वो भी और जो साथ में रहे हैं वो भी। जी, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। अभी जो विजेता है सामने आ जाओ। चल रहा है प्रोग्राम, इन सबको में नाम आया। शैलेंद्र भाई साहब, शैलेंद्र जी जी, इनको बताइएगा कि कार्यक्रम जो चल रहा है भारत की बात सुनाता हूँ, उसमें ये लाइव चल रहा है, इसमें देख रहे हैं हम, दुनिया में बहुत दूर दूर से लोग इनको देख रहे हैं जी, देश भर से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम। भाई साहब थोड़ी सी यहाँ पर जो हिसाब से बच्चों की भीड़ है, थोड़ी सी वॉइस सुनने में दिक्कत आ रही है, आप भी समझ सकते होंगे। थोड़ा सा कुंभ का मेला लगा हुआ है, हमारा छोटा कुंभ है, हाँ, जहाँ पे बच्चे सब जमा हुए हैं ड्राइंग के लिए इस कोरोना काल में। हाँ, तो इन सब के लिए साधुवाद। सभी बच्चों और साथ में जो माता पिता ने इनका उत्साहवर्धन किया हुआ है, जी, भेजा हुआ बच्चों को, उन सभी को भी साधुवाद और उन सभी को धन्यवाद देते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी बच्चों में संदेश जाता है, तो कम से कम आज ये जो बच्चे छोटे हैं भविष्य के लिए और अच्छे से गहरा संदेश दे सकेंगे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस सारे प्रयास का श्रेय शैलेंद्र जी आपको जाता है भाई साहब। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी, बहुत सुंदर। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं, सभी बैठ जाओ, सभी बच्चे बैठ जाओ। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए अंत में सिर्फ एक श्रद्धाए अटल जी की कविता, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परीक्षाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अंतिम छंद है, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। श्रद्धेय अटल जी की इस कविता के साथ कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं आप अनिल नैयर, भारत की बात सुनाता हूं से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में भी अगर हम में से जो लोग हैं अगर कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जी, अगर कोई बात, कोई हमें से कोई भी हमारा साथी या जो श्रोता हैं जो देख रहे हैं कार्यक्रम को, अगर कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, आप बोल सकते हैं आज के विषय पर अगर आप कुछ कहना चाहें, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। अगले 25 जुलाई चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर फिर आपसे मिलेंगे, एक नए फ्लेवर और नए क्लेवर और नए विषय के साथ चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबका स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा इस आशा के साथ। और क्या नाम है अनिल जी? जी भाई साहब, एक मुक्तक मैं लास्ट में पेश करना चाहता हूँ इसमें। जी जी, जरूर जरूर। तो आज मैंने सारा प्रसारित भी किया है फेसबुक वगैरह पे। आज का जो मुक्तक है मेरा, जी भाई साहब, मातृभूमि की रक्षा हेतु जो वीर समर में लड़ता है, मातृभूमि की रक्षा हेतु जो वीर समर में लड़ता है, शक्ति न्यून होने पर भी सर्वस्व समर्पण करता है, ऐसे वीरों की रज लेकर मैं मस्तक का श्रृंगार करूं, शत्रु शीशों को लेकर जो माँ की झोली भरता है, माँ की झोली भरता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में फिर एक याद दिलाते हुए कि इस बार विजयादशमी यानी कि 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर का दिन शुक्रवार है। इस दिन विजयादशमी है। विजयादशमी पर भारत की बात सुनाता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम एक नया कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसका नाम है शस्त्र संगम। आप सबसे आग्रह, आप सबसे के शस्त्र संगम कार्यक्रम की आज से ही तैयारी शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। अपने अपने शस्त्र लेकर बैठेंगे हम सब इस कार्यक्रम की इसी बातों के साथ। अनिल जी हमारे पास भी एक कर्नल साहब है, उनके पास भी 3 शस्त्र हैं। हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक भी हैं जो अलाउड हुए हैं उनको। बहुत बढ़िया, मैंने वही कहा ना भाई साहब, कार्यक्रम को उसका उद्देश्य ये है। चिंता मत करो, सब इलीगल AK-47 मेरे पास भी है। नहीं अनिल जी का तो जब हम जाते थे देखते थे हो रही है प्रोग्राम की मजाक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मजाक कर रहे हैं, मजाक। अनिल जी क्या तो जब जाते थे हम देखते थे दीवार के ऊपर एक ढाल होती थी और 2 कटारें होती थी उसके बाद। बहुत सुंदर। इनका तो नाम ही अनिल कुमार है तो अपने आप ही AK-47 भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर 2 अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूँ अगर अनिल जी, लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस मुद्दे को रोकने के लिए अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है और मैं इसको अंत में इसी तरीके से शब्दों के साथ समाप्त करूंगा कि आबादी को बढ़ाकर प्रकृति का उपहास न उड़ाएं। बढ़ती आबादी एक दिन बनेगी बर्बादी के कारण। जनसंख्या नियंत्रण करके करो उसका निवारण, तो पृथ्वी पर जीवन का विनाश से कोई नहीं रोक पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। शब्दों को विराम देने अभी किसी ने कुछ एक अनुरोध किया था, कुछ जोड़ना चाह रहे थे। किसका था? नहीं विकास जी, हाँ विकास जी, भी आप कुछ? हाँ जी, अंतिम के लिए मैं 2 पंक्तियां मैं भी पढ़ रहा था साथ साथ में। अगर जिंदगी में सुख शांति हो ही भरी होती हो तो आदमी जन्म लेते समय रोता नहीं है, और जन्म के समय रोना और मरकर रुलाना, इसी बीच के संघर्ष के समय को हम जिंदगी कहते हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत सुदृढ़ रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम की तरफ आप सबको लेके चल रहे हैं और फरीदाबाद और अन्य क्षेत्र के लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद अनिल जी, दिनेश जी, सभी का धन्यवाद। सबका स्नेह और सबका समर्थन है, इसलिए कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास क्योंकि कमांड रहता है सभी को एंटर कराने का, तो मैं आंकड़ों में आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि अपने पास जो कार्यक्रम है उसमें लगभग 60 से लेकर 70 लोग कुछ समय के लिए जुड़ते हैं और छोड़ जाते हैं। एवरेज 25 से 50 की रहती है हर एक कार्यक्रम में। बस खूबी ये है कि नियमित जो है वो हम 7 से लेके 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं। अन्यथा जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में प्रतिभागी बनकर या कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, उनका फीडबैक हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा है। इस वर्तमान के काल में सभी के पास समय की मतलब उपलब्धता कम रहती है, परंतु अच्छी बात यह है कि काफी लोग बीच में जुड़ रहे हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। कार्यक्रम की सब जगह प्रशंसा हो रही है और आप सभी लोग जो भी इस समय हमारे साथ हैं, मेरा आग्रह अनुग्रह यही रहेगा कि कोई भी कार्यक्रम में बदलाव करके अच्छा कार्यक्रम बनाया जा सकता है या कुछ कोई भी सुझाव हो तो सुझाव आमंत्रित है और इसी प्रकार सहयोग करते रहें। और आपकी प्रशंसा हमारा मनोबल बढ़ाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को अंत करूंगा, विराम दूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बात सुनाता हूँ तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे 25 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती पर। सर मैं अंतिम 2 पंक्तियां कहूं? बोलो 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 बेटा, कैमरा ऑन करके बोलो। हेलो, हाँ जी बोलो बेटा। होगा अगर स्वास्थ्य, हृदय अपना कैमरा ऑन करो। यस यस
जी बोलिए। अनम्यूट करो। सर मेरी आवाज आ रही है? आ गई आ गई आ गई, बहुत सुंदर, बोलिए। बोलो हृदय। होगा अगर स्वास्थ्य और छोटा परिवार, रहेगा तभी वहां खुशियों का संसार। बहुत सुंदर। नहीं रहेंगी किसी की कोई इच्छा पूरी, होगी सभी की हर जरूरत पूरी। मिलेंगे सबको बराबर अधिकार, नहीं होगा नहीं होगा होगी सभी की हर जरूरत पूरी। मिलेगा सबको बराबर अधिकार, नहीं होगा फिर भी कोई भी अनाचार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। सर, कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए हम लोग आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube चैनल जो है भारत की बात सुनाता हूं पे उस पर उपलब्ध रहती है। आप सब अपने अपने कार्यक्रम उस पर जाकर देख सकते हैं, पूरा कार्यक्रम भी देख पाएंगे। सो कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।